रेजिस्टेंस है ना, ये है आपका 1 ओम। फिर एक और रजिस्टर है, ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस दी हुई है, ये कैपिटल R1 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 20 ओम, ठीक है। और ये EMF E दी लिखी हुई है। सबसे बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाए हैं आपको समझाने के लिए। और ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है AB, और ये जो कनेक्ट की गई ना, ये लीड वायर है, इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है लीड वायर की। तो जो भी रेजिस्टेंस होगा वो पोटेंशियोमीटर वायर का होगा, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो पोटेंशियोमीटर वायर AB पे होगा, ठीक है। तो यही एक सर्किट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको इसमें निकालना क्या है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्राइमरी सर्किट गिवन है, ठीक है। ये प्राइमरी सर्किट है पोटेंशियोमीटर का, जिसमें सबसे पहले तो आपको करंट निकालना है, ठीक है। जैसे मैंने कल थ्योरी बताई थी, तो सबसे पहला डायग्राम मेरा यही प्राइमरी सर्किट का ही था ना, वहाँ पे मैंने इसका नाम ऑक्सिलरी सर्किट बोला था। तो एक ही बात है, प्राइमरी सर्किट और ऑक्सिलरी सर्किट। जब हम EMF कंपेयर करते हैं तो इसमें एक और है ना सेक्शन आ जाता है, तो वो अलग चीज़ है। अब आप ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन अगर मैं बनाऊं, है ना, करंट इन प्राइमरी सर्किट, तो मैं अब देखो ऊपर मिटा रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए ताकि आपको भी दिखे, है ना। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसकी सॉल्यूशन करनी है। यही सर्किट है और इस सर्किट में मुझे करंट बताना है कि कितना करंट पास हो रहा है। तो हम ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR, ये ओम्स लॉ होता है, ठीक है। तो इस सर्किट में एक ही सेल है और इसकी पोटेंशियल कितनी है? 2 वोल्ट। तो ये तो हो गया 2, आपको यही I निकालना है। अब रेजिस्टेंस की बात आती है, तो कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे दिए हुए हैं आपके, ठीक है। एक है आपका ये 20 ओम, एक है आपका 1 ओम, है ना। और पोटेंशियोमीटर वायर का कितना दिया हुआ है, ये मैं लिखना भूल गया। पोटेंशियोमीटर वायर का भी रेजिस्टेंस है, और ये है आपका कैपिटल R = 10 ओम, और इसकी लेंथ है, इस वायर की लेंथ है 10 मीटर, ठीक है। अब देखिए, ये सर्किट कंप्लीट है। मुझे पहला था करंट निकालना, तो ओम्स लॉ लगाएंगे। अब बात आती है हमें कितने रेजिस्टेंस है वो देखना है। तो यहाँ पे वायर का रेजिस्टेंस है 10 ओम, फिर यहाँ पे 20 ओम है, और एक ये 1 ओम है। तो ये सारे रजिस्टर में हमें ये देखना होगा कि ये किस कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, सीरीज है या पैरेलल है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कंडीशन, अगर करंट चेंज नहीं हो रही है तो सारे रजिस्टर किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो आप देखिए, अगर इस बैटरी से करंट अगर ऐसे आया, तो इस करंट को चेंज होने के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जंक्शन पे कोई अनदर वायर जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब हर जगह यही करंट पास होगी। इसका मतलब हो गया कि ये तीनों रजिस्टर सीरीज में होंगे। तो यहाँ जो R होगा, ये कौन सा R होगा? V = IR में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी आ जाएगी, सारा हम जोड़ देंगे। कौन कौन सा है यहाँ पर आपका? पहला 1 ओम, फिर 20 ओम, और उसके बाद ये 10 ओम, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 = I × 31, है ना। इधर वोल्ट है और इधर एम्पियर है ना, वोल्ट एंड एम्पियर। तो करंट आपका आ गया 2 वोल्ट बाई 31 ओम, है ना, 31 ओम। तो 2/31 एम्पियर, ये आपका करंट हो गया। यूनिट जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो यूनिट लिखना नहीं भूले। जैसे यहाँ पे आपको हमें यूनिट लिखना चाहिए था, है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा, इसको मैं और प्रॉपर लिख दूँ। ये हो गया 2 वोल्ट करंट, और ये आपका है ओम, है ना, 31 ओम। तो करंट इन प्राइमरी सर्किट आ गया। आपको समझ में आया? बहुत आसान था ये बनाना। पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन बनाना आसान ही होता है, और ये लगभग पूछा जाता है हर जगह, बोर्ड में भी, आपके JEE मेन और नीट एडवांस में भी पूछे जाते हैं। मतलब ये इससे क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। चलिए, प्राइमरी सर्किट का करंट आ गया। अब मुझे दूसरा क्या निकालना था? एक काम तो हो गया, दूसरा मुझे निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB।
मतलब इस ए बी जो ये पोटेंशियल मीटर वायर है, इसके अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका अगर मैं सॉल्यूशन लूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा फिर आई इंटू आर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस यही ओम्स लॉ से लगेगा। अब आप देखिए, जब मुझे ए बी के लिए V इक्वल टू आई आर लगाना है, तो ए बी में करंट कौन सा पास हो रहा है, यही करंट हो रहा है, और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो यहाँ जब हम रेजिस्टेंस लेंगे सिर्फ ए बी का लेंगे, क्योंकि मुझे पोटेंशियल ड्रॉप ए बी का निकालना है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू आई इंटू आर ए बी। अब आप देखो, करंट आपने पहले ही निकाल रखा है, ये है 2/31 एम्पियर मल्टीप्लाई ए बी का रेजिस्टेंस है 10 ओम, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 20/31 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट में आता है। ठीक है, तो ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे बन रही क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने उठाया है बिगिनिंग लेवल पे, सबको समझ में आसानी से आ जाएगा। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना था फिर नेक्स्ट पार्ट में। सेकेंड हमारा हो गया, थर्ड हमें निकालना है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये ग्रेडियंट किसका आएगा, इसी वायर पे आएगा ना, जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसी पे आएगा। तो इसकी लेंथ कितनी दी हुई है 10 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी बाई लेंथ ए बी। समझ में आया। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट, अब थ्योरी जब हम पढ़ा रहे थे उस वक्त मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट को फाई से डिनोट किया था, है ना। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया था 20/31 वोल्ट इंटू, अब इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, है ना। तो सॉल्व होकर क्या आ जाएगा 2/31 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। देखो, यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट मैंने लिखा भी है ना। इस तरह से हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दिए। लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो बताना है आपको कि मैक्सिमम पोटेंशियल विच वी कैन मेजर्ड बाय अ पोटेंशियोमीटर। तो इसका मतलब हो गया कि पोटेंशियोमीटर से मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या मेजर कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पोटेंशियोमीटर से मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर करने का मतलब हो गया पोटेंशियोमीटर में जितनी लेंथ की वायर है उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो यहाँ तो एक ही वायर था जिसका लेंथ है 10 मीटर, तो ए से बी का मैंने पोटेंशियल ऑलरेडी निकाल रखा है, तो वही इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो वो कितना था आपका, सेकेंड पार्ट में हमने यही बनाया था ना। तो जो सेकेंड पार्ट की आंसर थी वही फोर्थ पार्ट की भी आंसर हो जाएगी। तो मैक्सिमम पोटेंशियल इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। अब ए बी आपका टोटल लेंथ है, क्योंकि यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर एक ही है। अगर और ज़्यादा होता तो वो सारा लेंथ हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ए बी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा आ गया 20/31 वोल्ट। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में और भी वायर होते हैं, 10 मीटर का, एक 5 मीटर का और होता है, तो फिर मैं कैसे निकालता इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट फिर यूज़ करता है मैं, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है उसमें टोटल लेंथ मल्टीप्लाई करता है, तो हमें मैक्सिमम पोटेंशियल मिल जाता है। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक एक टर्म क्लियर हुई। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये है आपका इन एन एक्सपेरिमेंट। देखिए क्वेश्चन है, in an experiment to determine
EMF of an unknown cell its EMF is compared with a standard cell of EMF 1.12 volt. The balance point is obtained at 56 centimeter with standard cell and 80 centimeter with the unknown cell. Determine EMF of unknown cell. Determine EMF of unknown cell. देखिए इसमें डायग्राम बनाने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर भी हमें लगता है ज़रूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें किसी अननोन सेल का ईएमएफ निकालना है। तो जिसका जो अननोन सेल है और उसकी ईएमएफ निकालनी है, उस अननोन सेल की ईएमएफ को कंपेयर किया गया एक स्टैंडर्ड सेल से, है ना, कंपेयर्ड विथ ए स्टैंडर्ड सेल। तो जिसको हमें निकालना है इसका ईएमएफ मान लो E1 हो गया, और जो स्टैंडर्ड सेल है ना, जिसकी ईएमएफ E1 दी हुई है इतनी 1.12 वोल्ट, तो हम क्या लिख देंगे, E1 ईएमएफ फर्स्ट निकालना है, ईएमएफ सेकंड आपको दिया हुआ है 1.12 वोल्ट। इतना पढ़ने से हमें ये समझ में आ गया कि जिसका निकालना था उसको इस ईएमएफ के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक। और इस जो सेकंड ईएमएफ है इसको बोला गया है स्टैंडर्ड सेल, और ये है आपका अननोन सेल। द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 56 सेंटीमीटर विथ स्टैंडर्ड सेल। मतलब ये जो बैलेंसिंग लेंथ है ये स्टैंडर्ड सेल का, और स्टैंडर्ड सेल कौन सा आपका E2 है, मतलब आपको L2 दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर विथ अननोन सेल। मतलब ये जो अननोन सेल है इसके साथ बैलेंसिंग लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ठीक। ये डाटा दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है कि अननोन सेल का ईएमएफ बताओ, तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, है ना। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। E1 और E2 की वैल्यू कितनी है, 1.12 वोल्ट इज इक्वल टू लेंथ फर्स्ट है आपका 80 सेंटीमीटर, सेकेंड है आपका 56 सेंटीमीटर। देखो मैं डेटा डाल रहा हूँ ना पूरा यूनिट के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ डालने के लिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है, यहाँ मीटर दे देंगे, यहाँ सेंटीमीटर दे देंगे, और आप हड़बड़ में बनाओगे कि ये आसान है तो गड़बड़ हो सकती है, हड़बड़ में गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए वैल्यू के साथ यूनिट लिखना ज़रूरी होता है ना, एक बेस्ट प्रैक्टिस इसे ही कहते हैं। अब आप इसको सीधा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर होगा आपका जो E1 आएगा वो हो जाएगा 1.6 वोल्ट, है ना। ये सेंटीमीटर गया तो 80/56 इंटू दिस आ जाएगा, ठीक है।
तो ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, है ना। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ जाएं। चलिए अब थोड़ा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, मतलब थोड़ा ढंग का, है ना। बेसिक तो बहुत हो गया, है ना, बेसिक ऐसे ही पूछे जाएंगे। चलिए मिटाते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ए स्टैंडर्ड सेल of EMF E naught is equal to 1.11 volt is balanced against 72 centimeter length of potentiometer. ठीक, the same potentiometer is used to measure the potential difference across the standard cell the same potentiometer is used to measure the potential difference across the standard resistance, standard cell नहीं resistance, standard resistance R is equal to 120 ohm. R is equal to 120 ohm. When ammeter shows a current of 7.8 milliampere, a balance length of 60 centimeter is obtained on the potentiometer. First, determine the current flowing through the resistor. Second, estimate the error in measurement
एरर इन मेजरमेंट ऑफ द एमीटर। पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट फिजिक्स के क्वेश्चन बड़े बड़े होते ही हैं। जेईई एडवांस के देखोगे तो वो इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जेईई एडवांस में, है ना। तो अब थोड़ी दिक्कत होती है फैकल्टीज़ के लिए कि ऑनलाइन चल रहा हो, बोर्ड पे सब कुछ लिख के दिखता नहीं भी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन तो बढ़ गया, क्वेश्चन से ही बोर्ड बढ़ गया। मैं डायग्राम कहाँ बनाऊँ, एक मिनट। देखिए क्वेश्चन क्या था, ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ ई नॉट इज इक्वल टू 1.11 वोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट 72 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस लाइन का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड सेल ली गई जिसकी ईएमएफ 1.11 वोल्ट है और इससे पोटेंशियोमीटर के 72 सेंटीमीटर पे बैलेंस लेंथ मिल रहा है। द सेम पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्टैंडर्ड रजिस्टर 120 ओम। अब जिस पोटेंशियोमीटर से 72 सेंटीमीटर पे मुझे बैलेंस लेंथ मिल रहा था, उसी पोटेंशियोमीटर को यूज करके किसी स्टैंडर्ड रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। मतलब कोई एक्सटर्नल रजिस्टर है जिस पे इस R इज इक्वल टू 120 ओम के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसी पोटेंशियोमीटर से यूज की गई। अब कह रहा है कि आमीटर जो है 7.8 मिली एम्पियर करंट दे रहा है, ठीक है। और जब आमीटर ये करंट दे रहा है उस टाइम पोटेंशियोमीटर का बैलेंस लेंथ 60 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें बताना है कि इस रजिस्टर से कितना करंट पास हो रहा है। बात समझ में आई। अब मुझे इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको नोट करें फटाफट। नहीं नोट किया तो मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो रुक नहीं सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले डेटा लिख लेता हूँ फिर मिटाएंगे, ठीक है। तो जैसे देखो आपका पहला लाइन है, ए स्टैंडर्ड सेल ऑफ ईएमएफ इज ई नॉट इज इक्वल टू 1.11 वोल्ट। तो आपको ईएमएफ कितना दिया हुआ था, ई नॉट 1.11 वोल्ट, है ना। ये स्टैंडर्ड सेल है। इस ई नॉट से जो बैलेंस लेंथ मिला 72 सेंटीमीटर मिला, मतलब मैंने एल नॉट लिख दिया। एल नॉट क्यों लिखा, क्योंकि मुझे ई नॉट दिया हुआ है। तो एल नॉट आ गया आपका 72 सेंटीमीटर। एक्चुअली में ये E1 है और ये L1 है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ, यहाँ से ये लाइन से हमें मिल गया जो लेना था, ठीक है। इसका डेटा हमने बना लिया। फिर कह रहा है कि इसी पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R 120 ओम। तो मतलब अब दूसरा पार्ट क्या है हमारा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R 120 ओम। मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया गया है ना, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया गया है। क्या मेज़र किया गया वो नहीं बताया गया, बस मेज़रमेंट हुई है, इसको भी मिटा दिया, है ना। अब फिर क्या कह रहा है, आपका आमीटर जो है वो आपको रीडिंग दे रहा है करंट की, कितनी दे रहा है 7.8 मिली एम्पियर। मतलब करंट जो आ रहा है 7.8 मिली एम्पियर आ रहा है। मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। है ना। तो अब मुझे ये बताना है, अच्छा इस कंडीशन में जो हमारा बैलेंस लेंथ है वो कितना आया। देखो जब करंट 7.8 मिली एम्पियर दे रहा है तो उस टाइम पोटेंशियोमीटर का बैलेंस लेंथ हो गया 60 सेंटीमीटर। मतलब इस करंट पे बैलेंस लेंथ आ गया आपका 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। यही क्वेश्चन है। अब मुझे ये दो चीज़ें निकालनी है नीचे की, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम बना देता हूँ। पहले क्या है डायग्राम में, देखिए डायग्राम क्या है आपका,
एक ईएमएफ है, इसकी वैल्यू हो गई E0, नहीं ई है, ये वैल्यू ई है, और यहाँ पर एक की लगा हुआ है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन का डायग्राम? एक मिनट, ये दूसरा डायग्राम है। डायग्राम देखो, डायग्राम है आपका, ये है डायग्राम। ये हो गया ईएमएफ ई, उसके बाद ये आपकी वायर है। तो वायर को मैं क्या करता हूँ, ब्लू से बना देता हूँ, है ना। ये वायर जो है ब्लू से आगे, ठीक, जो ब्लू से मैंने बनाया ये पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया। फिर आगे कह रहा है कि इसमें एक रजिस्टर है आपका R1 और एक रजिस्टर है आपका R2, ठीक, और नीचे आपका एक सेल है, EMF E। क्या यार मैम, फिर गलत बना दिया, ये डायग्राम नहीं है। डायग्राम देखिए, सही डायग्राम ये है। अरे मैं सोचूं क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये E0 है, अब सही है। ये इधर आया 2 वे की, ये 1 स्विच है और ये 2 स्विच है। यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है ऐसे, फिर एक रजिस्टर आया R, यहाँ पर एक स्विच है 3, फिर एक एमीटर है, और फिर एक और सेल है। ये है EMF E, ये स्विच हो गया 3, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया R, ये एमीटर है, यहाँ पर EMF है E0, 1 2 3, ये 3 स्विचेस हैं। 2 से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया गया है, और गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी ऐसे कनेक्ट है पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर, और ये जो EMF है ये E1 है, ठीक है, यहाँ कोई वायर नहीं है। फाइन, देखिए यही करेक्ट डायग्राम है, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ है A, ठीक है। देखिए आप लोग डायग्राम पे ध्यान दो, तो बहुत डिफिकल्ट है भाई। ठीक है, तो देखिए मैं वापस क्वेश्चन में चलता हूँ और डायग्राम को दिखाता हूँ आपको। डायग्राम में आपका था, पहले सबसे ऊपर E1 एक सेल दिखा रहा है, उसके नीचे जो मैंने ब्लू से बनाया है वो आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस एक स्टैंडर्ड सेल लिया E0 जो ब्लू वायर के नीचे, इस E0 से पोटेंशियोमीटर के 72 सेंटीमीटर पर बैलेंस लेंथ मिल रहा है ना, पहला लाइन यही था। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो सेल है ना, इसका ये वाला टर्मिनल स्विच पे आ गया है ना, और दूसरा टर्मिनल यहाँ गैल्वेनोमीटर से है। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर पे ये सेल काम कैसे करेगा, जब आप इसको कनेक्ट करोगे ना ऐसे, मान लीजिए अगर मैं 1 और 2 स्विच को क्लोज कर दूं, तब हमारा क्वेश्चन 1 का पहला लाइन सेटिस्फाई होता है कि इस पोटेंशियोमीटर सर्किट में 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया, तो ये जो स्टैंडर्ड सेल है वो इफेक्टिव हो गया। अब गैल्वेनोमीटर से मैंने यहाँ पॉइंट टच किया कि कहाँ पर आपका नल डिफ्लेक्शन आएगा, तो वो मुझे मिला
72 सेंटीमीटर पे। तो ये जो लेंथ आ रही है ना, ये पहला लेंथ हो गया आपका L0 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हमने लिख लिया। ठीक है ना। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं पहला लाइन ही सही बनाऊं तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा। देखो E0 को मैं क्या लिख सकता हूं, फाई L0, है ना। पोटेंशियोमीटर का जो थ्योरी होता है। अब फाई क्या है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ठीक, ईएमएफ की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 1.11 वोल्ट फाई, और L0 क्या दिया हुआ है आपका 72 सेंटीमीटर। तो इससे मुझे फाई मिल जाएगा कितना, 1.11 वोल्ट बाई 72 सेंटीमीटर। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, है ना। ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 1.11 मतलब मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ इसको, 1.11 बाई 72 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आपसे पूछा नहीं है। तो क्वेश्चन का जो पहला लाइन था कि ईएमएफ E0 1.11 वोल्ट से पोटेंशियोमीटर के वायर पे 72 सेंटीमीटर पे बैलेंस लेंथ मिलती है। तो इससे मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिला, मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया है। ठीक है, फाई इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये निकल गया पहले लाइन से। इसकी जरूरत पड़ती है हर क्वेश्चन में, है ना। तो मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल दिया। अब फिर क्वेश्चन क्या था आपका कि इसी पोटेंशियोमीटर को, क्वेश्चन क्या था आपका, द सेम पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 120 ओम। मतलब ये है कि इसी पोटेंशियोमीटर से इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया गया। तो अगर मैं मेज़र करूं तो कैसे मेज़र करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सर्किट में इस रजिस्टर को तो लाना पड़ेगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस 1 और 2 वाले स्विच को हटा देंगे। जो सेल कनेक्ट था उसको मुझे डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जो 1-2 स्विच लगाया था इसको हटा दिया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मतलब इस पोटेंशियोमीटर को किससे कनेक्ट करना है, इस वायर को किससे कनेक्ट करना है, इस रजिस्टर से। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को कनेक्ट कर देंगे सेकेंड पार्ट में। तो अब क्या होगा, सर्किट जो हमारी बन रही है वो ऐसे बन रही है, ठीक है। ऐसे सर्किट आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब आप रजिस्टर को कनेक्ट किए और वो रजिस्टर की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 120 ओम है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया। तो अब बात ये आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हुआ कैसे। तो हम कैसे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R के अबाउट, यहाँ पर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अबाउट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा, ओम्स लॉ लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R, वो क्या हो जाएगा आपका, V इज इक्वल टू IR। R की वैल्यू आपको पता है वो है 120 ओम, है ना। इसका डेटा का काम तो हो गया हमारा, ठीक है। तो इस R की तो वैल्यू हमें पता है, ठीक। अब बात ये आती है कि ये क्या लिखेंगे इसको, हमें ये तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया गया है ना। ये वाली वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये वाली वैल्यू मेजर की गई है, क्या मेजर हो गया हमें ये पता नहीं है, ठीक। तो इस पोटेंशियल को मैं फिर ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, फाई इंटू एल, है ना। क्यों, अब ये जो J है आपका ये चेंज होगा, मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अब कहीं और जाकर के हो रहा होगा, ठीक है। तो मान लो वो कहीं और यहाँ पे हुआ, तो लेंथ अब चेंज हो गया L। तो IR, पहले V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, फिर V इक्वल टू हमने फाई इंटू एल कर दिया। तो इन दोनों से हमें क्या देखने को मिला, फाई L इज इक्वल टू IR,
है ना, या आई आर इज इक्वल टू 5 इंटू एल। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां से करंट की वैल्यू निकालेंगे। कितना आएगा, इस इक्वेशन जो मैंने यहां पे लिखा है आई आर इजकल टू 5 एल, ये इन दोनों को कंपेयर करके लिखा, तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5L डिवाइड बाई आर। ठीक, अब आप देखो फाई की वैल्यू डालिए, फाई की वैल्यू क्या है 1.11 वोल्ट बाई 72 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एल। तो यहाँ जो लेंथ आ रहा है वो कितना था आपका 60 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो मैंने फाई की वैल्यू डाल दी, एल की वैल्यू डाल दी, अब बचा आर। तो आर कितना था क्वेश्चन में, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, मिटा दिया, 120 ओम है ना, 120 ओम। ठीक, इसमें सारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 70 कट गया, क्या बचा 1.11 वोल्ट डिवाइड बाई 72 मल्टीप्लाई ये 60 बाय 120, तो 2 हो गया नीचे में 2, और नीचे आपका रह गया ओम। तो वोल्ट बाय ओम एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है ना। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये लगभग जो है आ जाएगा 7.7 मिली एम्पियर, 7.7 मिली एम्पियर। देखिए मैंने यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट था उसमें सारे कंडीशन को फुलफिल करके करंट की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन था ना आपका, डिटरमाइन करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, तो यही हमारा आंसर होगा कि इस रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है 7.7 मिली एम्पियर। ठीक है, इस रजिस्टर से 7.7 मिली एम्पियर करंट पास हो रहा है। पहला आंसर आ चुका है आपका। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कुछ चीज़ें थी आपको सीखने के लिए। अब दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का, डिटरमाइन, कहाँ गया, हाँ, एस्टिमेट एरर इन द अमीटर। तो देखो क्वेश्चन में क्या था, लास्ट लाइन क्वेश्चन का, व्हेन द अमीटर शोज ए करंट ऑफ 7.8 मिली एम्पियर, मतलब अमीटर जो है, ये अमीटर, ये वाला, ये अमीटर शो कर रहा है 7.8 मिली एम्पियर रीडिंग, है ना। लेकिन हमारा कैलकुलेट कितना हो रहा है, हम कैलकुलेट कितना कर रहे हैं 7.7 मिली 7.77 मिली एम्पियर। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि अमीटर जो रीडिंग देगा ना वही करेक्ट रीडिंग होगा, लेकिन हमारी रीडिंग आ रही कैलकुलेशन के साथ 7.77 मिली एम्पियर। तो हमारा यही पहला आंसर भी है। अब देखो इससे से डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो करंट निकाला ना वो बैलेंस लेंथ से निकला। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं, तो उस टच पॉइंट में वायर के यूनिफॉर्मिटी की वजह से, या हो सकता है कुछ भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर होती है। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि करंट में कितना एरर आया, करंट मेजरमेंट में कितना एरर आया। तो हम दूसरा पार्ट का आंसर कैसे बता देंगे, एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, है ना, इज इक्वल टू हो जाएगा रीडिंग ऑफ अमीटर माइनस मेजर वैल्यू ऑफ करंट।
मीजर्ड वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, तो ये है आपका 7.8 मिली एम्पियर माइनस हमने जो निकाला वो 7.77 मिली एम्पियर निकाला। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा ये, है ना, 0.03। कितना आएगा? अब देखिए होता क्या है ना कि अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, देखो ऐसे 7.8 माइनस 7.77 तो क्या वैल्यू आएगा, है ना, ऐसे आएगा 0.03 आएगा। अब ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हमने डिफरेंस सही निकाला लेकिन ये गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा क्योंकि ये जो आमीटर की रीडिंग आ रही है ना, ये 1 डेसिमल तक है और हमारी जो डिवीज़न करके जो वैल्यू हमने निकाली वो 2 डेसिमल तक है। तो हमारा पर्पस ये होता है कि हम इसमें 1 डेसिमल तक ही ले वैल्यू, मतलब जब आप एरर निकालेंगे ना तो ये डेसिमल वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस तक ही होनी चाहिए। ठीक है, एरर निकालने के लिए जो आमीटर का रीडिंग दे रहा है ना उसमें, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा होता कि आमीटर का रीडिंग ही डेसिमल के बाद 2 प्लेस का क्वेश्चन में दिया रहता है, तो हम यहाँ पे 2 प्लेस लेते हैं एरर निकालने के लिए। अब चूंकि क्वेश्चन में आमीटर की रीडिंग ही डेसिमल के बाद 1 प्लेस की है, तो हमने जो आंसर निकाला है डेसिमल के बाद 2 प्लेस का, इसको 1 प्लेस तक ही लेंगे। तो इस केस में अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.1, है ना। तो ये आ गया आपका 0.1 मिली एम्पियर, यही आंसर है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या था, ये तो निकला एरर इन करंट ना, एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, मतलब ये क्या आया, डेल्टा आई, ये जो आपका आया डेल्टा आई आप। ठीक है, तो या तो ये आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है आपसे ये पूछ लेगा कि रिलेटिव एरर क्या है, मान लो यहाँ तो नहीं पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछ ले कि रिलेटिव एरर इन करंट क्या आया, ठीक है, तो रिलेटिव एरर निकालने का मतलब हो गया चेंज इन करंट डिवाइड बाय करंट। ठीक है, तो यहाँ जो करंट लेंगे ना हम, वो मीजर्ड करंट लेंगे। ठीक, तो चेंज इन करंट है आपका 0.1 मिली एम्पियर डिवाइड बाय मेजर करंट आया आपका 7.7 मिली एम्पियर। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 1/77। ये रिलेटिव एरर हुआ 1/77। और अगर आपसे पूछ लेता है इसी में कि परसेंटेज एरर क्या होता है वो बताओ, परसेंटेज एरर क्या होती है ना, इसमें पूछा नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर परसेंटेज एरर पूछ लिया जाए तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट है ना इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इंटू 100, है ना, या फिर ये डेल्टा आई बाय आई इंटू 100। देखो मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए था लेकिन मुझे पता है कि आप लोग भूल गए होंगे, ये क्लास 11th में पढ़ाई गई थी फर्स्ट चैप्टर में, है ना, मतलब ये एरर निकालने का मेथड। तो डेल्टा आई बाय आई आपने निकाल रखा है कितना, 1/77 इंटू 100। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका लगभग, इसमें तो नहीं है, 2 तो होगा नहीं, 1 से ज़्यादा होगा, 1.3% के आसपास है। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखा आपने तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस, है ना, थोड़े ट्रिकी होते हैं, इसमें ये करना होता है, वो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, तो लेकिन आसान ही होता है एक तरह से, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। डिपेंड करता है कि आपने रिवीजन कितना किया है, प्रैक्टिस कितनी की। ठीक है, एक अच्छा बैट्समैन तभी मैच में अच्छा परफॉर्म करेगा जब वो मैच के पहले
काफ़ी प्रैक्टिस करता है नेट पे, और उसको प्रैक्टिस कराई जाती है। बहुत सारे उसके प्लेयर्स होते हैं, टीममेट्स होते हैं, उसको डिफरेंट तरह से बॉलिंग दी जाती है ना, वो प्रैक्टिस करता है, तभी वो मैच में जाके अच्छा प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो ये क्रिकेट मैच तो है नहीं कि सिर्फ सचिन तेंदुलकर को ही मिलेगा प्रैक्टिस करने का नेट पे, बाकी को नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए सचिन तेंदुलकर अच्छा बैट्समैन बन गया और चैंपियन बन गया, बाकी को मौका नहीं मिला। ठीक है ना। बहुत सारे बैट्समैन होते हैं, एक ही क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि उसी को प्रैक्टिस कराई जा रही है, बाकी सब लोग उसको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यहाँ तो वो बात है नहीं, ये कोई क्रिकेट मैच है नहीं, आप सबके पास कॉपी है, बुक है, पेन है, सबको प्रैक्टिस करनी है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही गेन होगा, है ना। अगर ये सोच के बैठ जाओगे अरे बाप रे ये तो बहुत ही भयानक चीज़ है, कैसे होगा, नहीं होगा, तो दिक्कत है। कुछ नहीं, आपने पढ़ा है, समझा है कि मैंने क्या क्या नहीं किया, तो आपसे बन जाएगा, उसको देखो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। आप लोग कभी सोचते होंगे कि मैं सिर्फ थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, जब भी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम क्या क्या आती है ना। न्यूमेरिकल मतलब मोटा मोटी मुझे यही कहना है ना कि आप ज़्यादा मेहनत करो। मैं सोचा था एक क्लास में कंप्लीट कर लूँगा, नहीं हो पाया। क्वेश्चन लिखो, डायग्राम बनाओ, समझाओ, बहुत टाइम लगता है, इसलिए दिक्कत आती है। इतना टाइम नहीं होता कि मतलब इस माहौल में जहाँ पर कि आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है, दिन भी निकले जा रहे हैं, तो अब सारा चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मुझे डाउट अपना भेजे होते ना तो शायद जल्दी होता। चलिए, तो रिवीजन कीजिए, फिर से एनसीईआरटी बनाइए, और मैं अब आगे चलता हूँ दूसरे क्वेश्चन पे। एक टीचर ना बहुत लेक्चर देता है। पहले मैं लेक्चर बिल्कुल नहीं देता था, चुपचाप पढ़ाया निकल गया, है ना। तो कंप्लेन आने लग गई कि भाई ये सर कुछ बोलते ही नहीं है। तो मुझे पता था ना कि मैं भी तो स्टूडेंट था, लेक्चर देने से कुछ होता नहीं है, लेकिन क्या करें, फिर धीरे धीरे बोलना पड़ गया मुझे। लेकिन कुछ असर नहीं होता है इस सब चीज़ों का, ये मुझे अच्छे से पता है। कितने पढ़ेंगे, कितने नहीं पढ़ेंगे, कितने के लिए कल होता है, कल, आज नहीं कल, है ना। कल कल चलता ही रहता है। द इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell is determined by आप में तो बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे ना कि ना फिजिक्स आगे पढ़ना है, ना फिजिक्स का टीचर बनूंगा, है ना। ना पढ़ने में प्रॉब्लम, ना पढ़ाने में प्रॉब्लम, केमिस्ट्री इज़ द बेस्ट। रट्टा मारो और टीचर बनो तो स्टूडेंट को ये बोल दे भाई रट्टा मार ले, हो गया काम। The internal resistance of a cell is determined by using a पोटेंशियोमीटर, है ना। मतलब एक पोटेंशियोमीटर से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, मेजरमेंट किया, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट, मतलब किसी एक्सपेरिमेंट में क्या मिला, an external resistance of an external resistance of 60 ohm is used across the given cell, across the given cell when key is closed
बैलेंस लेंथ पहले मैं डायग्राम ही बना देता हूँ। बैलेंस लेंथ, देखो डायग्राम क्या है, ये ईएमएफ है, ये की है, K1 है, ये समस्या एक नहीं अनेक है। K1, फिर यहाँ से वायर आ गया A B, फिर यहाँ से EMF आ गया E0, एक इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दी गई है R, यहाँ से एक स्विच लगा दिया गया, ठीक है, ये स्विच है, और एक एक्सटर्नल रजिस्टर है, ठीक है। फिर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका R है, और यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी एक जॉकी ऐसे फ्री है टच करने के लिए। K1, K2, AB आपका पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। ये प्राइमरी सर्किट है, नीचे वाला आपका सप्लीमेंट्री सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है। पोटेंशियोमीटर वायर का ये प्राइमरी ईएमएफ हो गया, ये की हो गया। की बंद करेंगे तो प्राइमरी ईएमएफ काम करने लगेगा। सप्लीमेंट्री सर्किट में आपका एक ईएमएफ है, E0 सेल है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, यही मेजरमेंट करनी है, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है इसके पैरेलल, और यहाँ की लगा हुआ है K2, और यहाँ से गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। इन एन एक्सपेरिमेंट एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम इज यूज्ड अक्रॉस द गिवन सेल। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, और इसी सेल के अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी गई जिसका वैल्यू 60 ओम है। व्हेन की इज क्लोज्ड द बैलेंस लेंथ ऑन द पोटेंशियोमीटर, the balance length on the potentiometer decreases from 72 centimeter to 60 centimeter। मतलब की को जब हम क्लोज कर देते हैं तो बैलेंस लेंथ जो है वह 72 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर पर डिक्रीज कर गई। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन डायग्राम में क्या था, एक तो आपका पोटेंशियोमीटर है, तो ए बी जो वायर है डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ठीक है, इस वायर से मतलब जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी गई है जिसकी वैल्यू है 60 ओम, है ना, और एक सेल है E0। तो E0 सेल जो है इसी का मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कि 2 की है, लेकिन आपको ये नहीं बोला गया कि कौन सा की है, किधर है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है ना, यहाँ पे सीधा लिख दिया गया आपको कि व्हेन की इज क्लोज्ड। ये जो R है आपका, ये R का वैल्यू दिया हुआ है आपका
60 ओम, है ना। ठीक, तो इसको मैं मिटा देता हूँ अब। है ना, देखिए सीधा सा यहाँ पे हम आ गए। या तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन को कंसेप्चुअली बनाइए या डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन का आपको लैंग्वेज समझा देता हूँ कि ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, क्वेश्चन में था ना कि की क्लोज कर दिया गया, कौन सा की क्लोज किया ये नहीं बताया गया, 2 की है ना। बस क्वेश्चन में था कि की क्लोज करते हैं और बैलेंस लेंथ जो है आपका 72 से 60 पे आ गया। तो देखो हम क्या करेंगे, K2 को ओपन रखेंगे, ये गैल्वेनोमीटर को टच नहीं कराएंगे और इसको क्लोज करेंगे। तो इस EMF से जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो 72 सेंटीमीटर होगा। और फिर इसको खोल दो, इसको क्लोज करो, अब जो बैलेंस लेंथ आएगा वो इस कंडीशन में 60 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, फिर सर्किट इक्वेशन लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि बैलेंसिंग लेंथ इस तरह से चेंज हो रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको ये सब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कंसेप्चुअली। आप ऑलरेडी कंसेप्ट तो पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को समझा भी दिया। तो जो फॉर्मूला होता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो डायरेक्ट लगा दो, है ना। वो क्या है आपका, R इंटू L1/L2 - 1। ये पढ़ा था आपने, पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अब आप सीधा इसमें ये वैल्यू डाल दीजिए। R है आपका 60, L1 हो गया आपका 72, ठीक है, डिवाइड बाय 60। मतलब ये जो L1/L2 होता है ना, इसमें आप ऐसे भी समझ जाओ कि L1 ग्रेटर देन L2 होना चाहिए इस फॉर्मूले में, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, ये हमेशा जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा और उसके लिए ये ज़रूरी है। तो डेटा में आप ऐसे भी देख सकते हो, जो बड़ा होगा वो L1 कर देंगे। तो 72/60 - 1 डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करके बनाइए, छोड़िए कंसेप्ट कि इससे क्या होगा इससे क्या होगा, उसको हटाओ। अगर वैसे बना सकते हो तो बना लो, अच्छी बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए 12 ओम, है ना। तो 60 इंटू 72 - 60 कितना हो जाएगा, ये 60 गया, इधर हो गया 12 ओम, यही आंसर है। दैट्स ऑल, ठीक है। तो अगर आपको सारे फॉर्मूले पता है ना, जो कंसेप्ट मैंने कल पढ़ाए थे, तो उसको अटेम्प्ट करके बनाना ज़्यादा आसान है। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। अब आप क्या कीजिए, आज जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए उसकी रिवीजन कीजिए। ठीक है, NCERT के क्वेश्चन कीजिए, पोटेंशियोमीटर के सब बन जाते हैं तो ठीक है। डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप कर देना कि मुझे ये क्वेश्चन करना है, नहीं तो मैं कल व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, कल मैं NCERT के 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, और नहीं तो फिर मैं मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज कराऊंगा। मतलब पोटेंशियोमीटर के 1-2 और कराएंगे। ठीक है, तो चलिए कल मैं कोशिश करूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊं। टाइम है नहीं, अब देखो कल के बाद फिर मंडे आ जाएगा, तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, आप बनाइए, आपको NCERT बनाना है, और प्रीवियस ईयर्स बना सको तो बनाओ। मेडिकल वाले मेडिकल के क्वेश्चन बनाए, इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग के बनाए।